नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स में। मैं हूं शशांक पांडे। तो दोस्तों, मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं यूके की कैपिटल लंदन में, जहां पर क्राउड प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट चाइनाज मेगा एम्बेसी प्लान इन द कैपिटल ऑफ यूके। तो दोस्तों, पूरा मुद्दा क्या है ये सब हम समझेंगे, और क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या चाइना वहाँ पर अपना एक मैसिव स्पाई हब या फिर एक मैसिव जेल बना रहा है। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, क्या है एक्चुअल सिचुएशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए उन आर्टिकल्स पर नज़र डाल देते हैं जो ये सेम चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है यूके में शैडो गवर्नमेंट होती है। शैडो गवर्नमेंट वो होती है जो कि ऑपोजिशन के मेंबर्स के द्वारा लीड की जाती है, जो कि सेम मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास कम पावर होती है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए रूलिंग पार्टी के ऊपर इन्हें बनाया जाता है। उनके भी मिनिस्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है इस प्रोटेस्ट को, जिसकी तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में दोस्तों कुछ ऐसे कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स और सर्वेलेंस कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम समझेंगे दोस्तों कि क्यों राइट्स ग्रुप रैली कर रहे हैं चाइना के इस प्लान्ड मेगा एम्बेसी प्लान को लेकर। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये चाइना का प्रपोज्ड मेगा एम्बेसी प्लान क्या है। तो दोस्तों, इस प्लान के हिसाब से चाइना इस एरिया में, जिसका नाम है रॉयल मिंट कोर्ट, यहाँ पर टावर ऑफ लंदन से बेहद ही करीब अपनी एक बड़ी मेगा एम्बेसी बनाना चाहता है, जो कि 20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैली होगी। और इसके लिए दोस्तों, इन्होंने ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, इनको छोड़कर ये पूरा एरिया 2018 में खरीद लिया था। अब चाइना का इस पर ऑफिशियली कहना है कि इस डेवलपमेंट में ये एक मेन एम्बेसी ऑफिस तो बनाएंगे ही, इसके साथ ही कुछ कल्चरल एक्सचेंज सेंटर्स और रेसिडेंशियल यूनिट्स भी बनाना चाहते हैं। इसके लिए ही ये इतना बड़ा 20,000 स्क्वायर मीटर का लैंड परचेज कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये सारी चीज़ें शुरू कब से हुई, आइए अब उसकी एक टाइमलाइन भी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों एक शॉर्ट टाइमलाइन ऑफ इवेंट, जिसके मुताबिक 2018 में चाइना ने इस एरिया में, जिसका नाम है रॉयल मिंट कोर्ट, यहाँ पर लैंड खरीद लिया था, जहाँ पर वो चाहते थे कि अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर दें। ठीक है, 2022 में इन्होंने फाइल किया था यहाँ पर अपनी खुद की एम्बेसी बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। टावर हैमलेट काउंसिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, ये साइड करते हुए कि यहाँ पे सेफ्टी और प्रोटेस्ट कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है, ऊपर से लोग नहीं चाहेंगे चाइनीज़ एम्बेसी के बगल में रहना। साथ ही एम्बेसी होने के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके साथ आम लोग रहना शायद नहीं चाह रहे होंगे। ठीक है, लेकिन 2024 में दोस्तों मेट्रोपॉलिटन पुलिस, यानी कि लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उसने पहले के जो ऑब्जेक्शन थे एरिया को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर, ये सब कुछ हटाया और फिर से बीजिंग ने सबमिट किया अपना एप्लीकेशन यहाँ पर अपनी एम्बेसी शिफ्ट करने का। फरवरी 2025 यानी आज की डेट में इसी को लेकर 1000 से लेकर 4000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब चलिए हम समझ लेते हैं कि इस पूरी सिचुएशन के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो दोस्तों, इसके थ्रू चाइना जो करना चाहता है, चाइना का जो वर्जन है, उसके हिसाब से वो लोग ये जो मेगा एम्बेसी बना रहे हैं ना, ये अपनी सॉफ्ट पावर को लेकर, अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को इन्हांस करने के लिए बना रहे हैं। चाइना का कहना है कि हमारा इंटेंट यही है। ये चाइना की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी को दिखाता है, जिसके हिसाब से वो अपनी सॉफ्ट पावर और इन्फ्लुएंस को अब्रॉड इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। आप ही सोच कर देखिए कि अगर आपके देश में एक कंट्री की एम्बेसी बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसी से अलग दिखती है, बहुत ही बड़ी दिखती है, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि इस कंट्री का हमारी कंट्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। सॉफ्ट पावर बहुत अलग तरीके से काम करता है दोस्तों हार्ड पावर के कंपैरिजन में, जहां पर आप छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू लोगों के मन में अपनी कंट्री को लेकर परसेप्शन इंप्रूव करते हैं। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन यूके चाइना रिलेशंस पर और क्या पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये एक टेस्ट भी है यूके और चाइना के रिलेशंस को लेकर, कि अगर ये एम्बेसी अप्रूव होती है, इसको अलाउ किया जाता है वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए, तो ये दिखाएगा कि कैसे चाइना और यूके के रिलेशंस ओवरऑल इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन साथ ही में ये एक बहुत ही बड़ा डिलेमा भी होगा यूके के लिए कि क्या ऐसी कंट्री जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, क्या वो उसे ऐसा एक प्रिविलेज प्रोवाइड करना चाहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इसका अप्रूवल या रिजेक्शन ये भी सिग्नल करेगा कि यूके का आखिर स्टांस क्या है इकोनॉमिक टाइज को सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के साथ बैलेंस करने के लिए। क्या यूके, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, वो अपने इकोनॉमिक टाइज को ऊपर रखेगा या अपने सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को ऊपर रखेगा, जिसका मतलब ऑब्वियस है कि क्या यूके चाइना को चुनेगा या यूएसए को। अब दोस्तों, आपने समझ लिया पूरा ओवरव्यू, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये पोटेंशियल यूजेस ऑफ दी मेगा एम्बेसी। किस लिए लोग आखिर प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारी चीज़ें तो अलग बात है, एक एम्बेसी बड़ी बना लेना, लेकिन प्रोटेस्ट होने के मेन रीजंस क्या सिर्फ यही है कि आप एक बड़ी एम्बेसी बना रहे हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इसके पीछे और भी कई सारे रीजंस हैं।
ये हम समझेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, वो भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में। जिसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलता है दोस्तों कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस इंक्लूडिंग क्रैश कोर्सेज। और अगर आप ये प्राइसेस चाहते हैं दोस्तों तो आपको यूज़ करना होगा कोड वर्ल्ड अफेयर्स, और अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिल सकता है 50% ऑफ के बाद ये प्राइसिंग और साथ ही 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। इसके साथ ही दोस्तों मृणाल सर के लेजेंडरी इकोनॉमिक नोट्स भी आपको फ्री मिल सकते हैं इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अभी जाइए और लीजिए सब्सक्रिप्शन और करिए अपनी तैयारी और भी स्ट्रांग। ना भूलिए यूज़ करना कूपन कोड वर्ल्ड अफेयर्स। और अब चलिए वापस आते हैं और जानते हैं कि पोटेंशियल यूजेस क्या हो सकते हैं इस मेगा एम्बेसी के। तो दोस्तों नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं, फैसिलिटेटिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और नेगोशिएशन बिटवीन चाइना एंड यूके, ये तो रहेगा ही। साथ ही कल्चरल इवेंट्स जिससे चाइनीज कल्चर को प्रमोट किया जाए और पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी यूके और चाइना के लोगों में इंप्रूव किए जाए, इसके लिए तो बनाया ही जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस। दोस्तों कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो एम्बेसी है इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ हब फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ चाइनीज डिसिडेंट्स इन द यूके। इसका मतलब डिसिडेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है इस पूरी लाइन का कि इस एम्बेसी को यूज़ किया जा सकता है एक इंटेलिजेंस गैदरिंग और मॉनिटर करने के लिए उन लोगों को जो चाइना के अगेंस्ट प्रॉब्लम जाहिर करते हैं, जो कि खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को चाइना के अगेंस्ट, जिनको चाइना की हांगकांग पॉलिसी, चाइना की ताइवान पॉलिसी, चाइना की शिनजियांग पॉलिसी या चाइना की तिब्बत पॉलिसी से प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग यहाँ बैठकर एक बहुत अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं, बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं उन लोगों को जो शायद यूके में अभी तक ओपनली प्रोटेस्ट कर पा रहे थे। और साथ ही कुछ और भी कंसर्न्स हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ऐसा भी डर जताया जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना इसी फैसिलिटी के अंदर कुछ लोगों को डायरेक्टली इलीगली डिटेन भी कर ले। और ऐसा ही कुछ दोस्तों उन्होंने किया था 1896 में भी, जब ताइवान के फाउंडिंग फादर या ताइवान के फादर ऑफ द नेशन सुन यत सेन को इन्होंने अपने चाइनीज लेगेशन में डिटेन कर लिया था। उस टाइम पे दोस्तों चाइना में चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, एम्बेसीज का कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम तक दोस्तों वियना कन्वेंशन या फिर बाकी सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे और दुनिया में आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे नहीं मेंटेन किए जाते थे। इसके साथ ही ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो कि चाइना करता ही रहता है, अक्सर दूसरी कंट्रीज के सॉइल पर जाकर जो लोग चाइना के अगेंस्ट बोलते हैं उनके अगेंस्ट रिप्रेशन कराना, उनको टारगेट करना, ये किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एडवांस सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, शायद इसीलिए इनको एक इतने बड़े एरिया की ज़रूरत है। इसके साथ ही दोस्तों आप जानते हैं कि पब्लिक के क्या कंसर्न है। तो देखिए दोस्तों ये है वो फोटो उस एम्बेसी के और उस एम्बेसी के प्रपोज्ड एरिया की। तो आप देख सकते हैं ये है पूरा प्रपोज्ड एरिया, इसके बगल में ही रेजिडेंशियल एरियाज भी आ जाते हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज आ जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ फ्लैट्स आ जाते हैं जो कि एम्बेसी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसे एरिया में रहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़े, और साथ ही वो नहीं चाहते हैं चाइनीज़ एम्बेसी के बगल में रहना भी इन जनरल। इसके साथ ही पब्लिक सेफ्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है प्रोटेस्ट वगैरह करने का, क्योंकि जब भी एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट कुछ करता है या उस देश के कुछ गलत इंटेंशंस दुनिया के सामने आते हैं तो लोग जाकर प्रोटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है तो यहाँ पर जो लोग घरों में रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए भी लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये तो प्रोटेस्ट कर ही रहे थे ये सारे लोग। इसके साथ ही कुछ लोग जो कि चाइनीज डिसिडेंट्स हैं, जिनका मतलब मैंने पहले ही बताया, डिसिडेंट वो लोग होते हैं जो चाइना की पॉलिसी से अग्री नहीं करते, या माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जैसे उइगुर लोग या फिर हांगकांग के वो लोग जिन्होंने 2020 में हांगकांग को लेकर बहुत प्रोटेस्ट किया था, वो भी खुश नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसी वजह से कि ये लोग हो सकता है उनके अगेंस्ट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन किया करें इस एरिया में। इसके साथ ही दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी इसको एक थ्रेट माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस एम्बेसी को एक हब की तरह एस्पियोनेज एक्टिविटीज़ के हब के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आखिर अगर आप 250 लोगों के रहने की कैपेसिटी की एक एम्बेसी बना रहे हैं तो आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? इतने सारे लोगों के रहने के लिए एक एरिया बनाने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या आप यहाँ पे स्पाइस को हाउस करना चाहते हैं या उन लोगों को इलीगली डिटेन करना चाहते हैं जो आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें भी हैं।
और इसके अलावा दोस्तों ये कहीं ना कहीं फियर भी इंस्टिल कर सकता है उन कम्युनिटीज़ में जो कि अभी तक चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती थी, बट ये एक इतनी बड़ी ह्यूज फैसिलिटी को देखने के बाद शायद अपने आप को क्वेश्चन करने लगे और खुद ही सेल्फ सेंसर करने लगे अपने एक्टिविज्म को चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए। ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है और उइगुर्स, तिब्बतन्स, हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स और बाकी सारे ग्रुप्स ने भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि ऐसा माना ही जाता है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन करने में चाइना आगे तो है ही, और साथ ही चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर कंट्रोल एग्जर्ट करने का। तो इसको लेकर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी होने वाली है जिसकी वजह से इतने कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, तो आंसर है दोस्तों इसका नहीं। इससे बहुत बड़ी बड़ी एम्बेसीज हैं, स्पेशली यूएस की तो बेरूत में, लेबनान में एक बहुत बड़ी एम्बेसी है, और ये है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी। ये है दोस्तों यूएसए की एम्बेसी इन बगदाद, जो कि 104 एकड़ में फैली हुई है। सोचिए इंडिया के कॉलेजेस का कैंपस नहीं होता है 104 एकड़ का, इतनी बड़ी इन्होंने एम्बेसी बनाई है। और इसे माना जाता है दोस्तों डिप्लोमेटिक हब, अब इराक में क्या ही डिप्लोमेसी, और मिलिट्री ऑपरेशंस का हब इन द रीजन। इसका साइज दोस्तों लगभग वेटिकन सिटी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके साइज का है, और इसको ये फिर भी एक एम्बेसी मानते हैं। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि एम्बेसी क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों एम्बेसी एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अंदर जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में फैसिलिटेट करता है। अब देखिए इसको आसान शब्दों में बताऊं तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया के अंदर एक दूसरे देश की, मान लेते हैं चाइना की एक एम्बेसी है। इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम शी जिनपिंग को कॉल नहीं करेंगे, हम कॉल करेंगे, हमारी गवर्नमेंट कॉल करेगी चाइनीज़ एम्बेसी के एम्बेसडर को, जो कि इंडिया में रहते हैं, जो कि लोकेटेड होगी चाणक्यपुरी में, वहाँ रहते होंगे। उनको अपनी सारी कंसर्न्स बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, और वो बात करेंगे अपने घर पर चाइना में अपने मिनिस्टर और उन लोगों से जो कि पावर में है, जो कि डिसीजन मेकर्स में है, और इसके थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल ऑफ टॉक जारी रहेगा। इसी में एम्बेसडर्स होते हैं और बहुत सारे डिप्लोमेट्स और भी होते हैं एक एम्बेसी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए चाइना को भी कुछ मैसेज पहुंचाना है तो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पहले वो एम्बेसीज के पास आएगा और फिर वो आएगा भारत के पास। अनटिल एंड अनलेस दोस्तों कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है और ऊपर ऊपर से दोनों देशों के हेड्स आपस में बस फोन पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती हैं दोस्तों एम्बेसीज। इनके की फंक्शन होते हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अंदर खुद को रिप्रेजेंट करना। मान लीजिए उस कंट्री के लोग जिसने एम्बेसी को भेजा है, मान लीजिए चाइना के लोग इंडिया में रहते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको अपना पासपोर्ट रीन्यू कराना है, अपने वीज़ाज़ को लेकर बात करनी है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू चाइना वो जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम स्टेट कर सकते हैं चाइनीज़ एम्बेसी इन इंडिया में। इसके साथ ही दोस्तों ये फ्रेंडली रिलेशंस को भी प्रमोट करता है, इकोनॉमिक टाइज के डेवलपमेंट में, कल्चरल टाइज के और साइंटिफिक टाइज के डेवलपमेंट में भी काम आता है, और साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया नेगोशिएट करने के भी काम आता है होस्ट गवर्नमेंट के साथ में, है ना। इसके साथ ही दोस्तों इसको गवर्न किया जाता है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ 1961 के हिसाब से, जो कि एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर कंट्रीज़ के बीच में, और साथ ही प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करता है डिप्लोमेट्स को, जिसके थ्रू वो अपने फंक्शंस को विदाउट इंटरफेरेंस कैरी आउट कर सकें। अब दोस्तों वियना कन्वेंशन के की प्रोविजन होते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जिसके हिसाब से डिप्लोमेट्स जो होते हैं, मान लीजिए भारत के डिप्लोमेट कुछ यूएसए में है, चाइना में है, उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है उस कंट्री के लॉज के अगेंस्ट, जिसके हिसाब से उनको आप ट्राई नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर केसेस नहीं चला सकते, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, और भी कई सारे एग्जेम्पशंस इन लोगों को मिलते हैं जो कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर दूसरे देश में रह रहे होते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ जो मेंशन्ड है, एक और की प्रोविजन जो है वियना कन्वेंशन में, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ एम्बेसी प्रोमाइसेस, जिसके हिसाब से होस्ट नेशन की अथॉरिटीज़ एंटर नहीं कर सकती सेंडिंग कंट्री की एम्बेसी प्रोमाइसेस में विदाउट दिस कंट्रीज कंसेंट। इसको आप समझ लीजिए कि मान लीजिए भारत के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो भारत की अथॉरिटीज़, भारत की पुलिस, आर्मी या फिर जो भी और अथॉरिटीज़ हैं, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी और ब्रांच उस एम्बेसी के अंदर नहीं घुस सकती, उस एम्बेसी के अंदर घुस के कुछ कैरी आउट नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तान की एम्बेसी अलाउ ना करे। और ये सेम अप्लाई होता है भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ और किसी भी और कंट्री के साथ जिसकी एम्बेसीज दूसरी कंट्री में है, और इसके बदले दूसरी कंट्रीज़ भी उस कंट्री के साथ वैसा ही बर्ताव करती हैं। आप हमारी एम्बेसी में मत घुसिए, हम आपकी एम्बेसी में नहीं घुसेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एम्बेसी दूसरी कंट्री में लगभग भारत का ही एक इंडिपेंडेंट एरिया की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर भारत के खुद के डिप्लोमेट्स रहते हैं और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस भी हो सकती हैं।
इसके साथ ही यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर किया जाता है, जिसके हिसाब से अगर किसी एम्बेसी को अपने देश में कुछ भी बोलना है तो आप उसे सेंसर नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, वरना ऑब्वियस है वो कंट्री भी आपके साथ वही चीज़ किया करेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप दूसरी कंट्री से आए लोगों पर, दूसरी कंट्री से आए डिप्लोमेट्स के ऊपर स्पाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही आम है। अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से अपने देश में आए हुए डिप्लोमेट्स पर नज़र बनाए रखी होती हैं, ताकि ये डिप्लोमेट्स कहीं कुछ होस्ट कंट्री के अगेंस्ट ना कर रहे हों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, जो कि मैं ये वीडियो ख़त्म करते करते आपसे पूछना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के हिसाब से रिलेवेंट है, और इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है एक एम्बेसी के सॉवरेन स्टेटस को। आप ये ज़रूर आंसर करिए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। क्या ऑप्शन ए सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है, जिसके हिसाब से एम्बेसी लैंड जो होता है वो सॉवरेन टेरिटरी होता है सेंडिंग स्टेट के, या बी है सही ऑप्शन जिसके हिसाब से एम्बेसीज जो हैं उनकी खुद की फुल सॉवरेन इम्यूनिटी होती है रिगार्डलेस ऑफ द होस्ट कंट्रीज लॉ, या फिर सी कि ये एम्बेसीज होस्ट कंट्री के स्टेट जुरिस्डिक्शन में होती हैं बट इनके पास स्पेशल प्रोटेक्शन होती है अंडर दी वियना कन्वेंशन, या फिर डी कि ये एम्बेसी जॉइंटली एडमिनिस्टर की जाती हैं सेंडिंग और रिसीविंग स्टेट्स या नेशंस के द्वारा। ज़रूर बताइए क्या है आपका आंसर कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद।